first test of the atomic bomb in the New Mexico desert. 16 जुलाई 1945 को अमरीकी साइंसदानों ने दुनिया का पहला एटमी धमाका किया। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तबाहकुन ताकत इस्तेमाल नहीं की गई थी। 3 हफ्ते बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए जिनसे 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। दूसरी आलमी जंग खत्म हुई और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो ये एटमी हथियारों की दौड़ का पहला हकीकी आगाज था। 80 साल बाद 9 ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। मुहक्किकीन का अंदाजा है कि दुनिया भर में एटमी हथियारों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। इस ग्राफिक में हर डॉट 10 एटमी हथियारों की नुमाइंदगी करता है जो या तो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, जखीरा किए गए हैं या रिटायर कर दिए गए हैं। तो इन ममालिक ने एटमी हथियार कैसे हासिल किए और दूसरों को क्यों रोका जा रहा है? I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. जैसे ही दूसरी आलमी जंग खत्म हुई और कोल्ड वॉर का आगाज हुआ, एटमी हथियारों की तरक्की का मरकज उनकी तबाहकुन सलाहियत बढ़ाने पर मरकूज हो गया। So there are 2 types of nuclear bomb. 2 किस्म के एटमी बम होते हैं। एक फिजन बम होता है जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम तोड़े जाते हैं और इससे तवानाई निकलती है। ये तवानाई चेन रिएक्शन भी कर सकती है। दूसरा फ्यूजन बम होता है जिसमें एटम आपस में जुड़ते हैं। ये अमल सूरज में भी होता है। 1945 में जो बम गिराए गए थे वो फ्यूजन बम थे। 1950 की दहाई से ज्यादातर बम फ्यूजन बम बनने लगे जो कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1953 में अमेरिका के सदर ड्वाइट आइजनहावर ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर की। इस तकरीर से एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू हुआ। उसका मकसद एटमी तरक्की को तवानाई और रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना था। This fission material would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind. अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में एटमी प्रोग्राम्स की निगरानी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कायम की गई। लेकिन एटमी हथियारों की दौड़ और तेज हो गई जो एक नए नजरिए पर मबनी थी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या बाहमी यकीनी तबाही। उनका मानना था कि ये हथियार इतना खौफनाक और तबाहकुन है कि इसे दोबारा जंग में कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और इसी वजह से ये जंग को रोकने या उससे बचने का जरिया बनेगा। बरतानिया, फ्रांस और रूस ने अपने एटमी हथियार तैयार किए जबकि चीन ने भी सोवियत यूनियन की मदद से ये हथियार बना लिए। 1960 की दिहाई तक ये ममालिक अमेरिका समेत 5 एटमी ताकतें बन चुके थे और इस खदशे के पेश नज़र कि ये तादाद बढ़ती रहेगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने एटमी हथियारों की तादाद को बढ़ने से रोकने के लिए एक मुआहिदा तैयार किया। इसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इसके मुताबिक जिस भी मुल्क ने 1967 तक एटमी हथियारों को तजर्बा कर लिया उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त होगी और जो दीगर ममालिक इस मुआहदे पर दस्तखत करते हैं वो एटमी हथियार नहीं रख सकते। NPT का मकसद दुनिया भर में एटमी हथियारों के जखीरे को कम करना भी था। NPT का असल समझौता ये था कि वो 5 एटमी ताकतें ईमानदारी से एटमी हथियारों के खात्मे की तरफ बढ़ेंगी। ज्यादातर ममालिक ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए लेकिन सब ने नहीं। जनूबी अफ्रीका ने दस्तखत नहीं किए और 1970 और 1980 की दिहाई में खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने का प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अपार्थाइड के खात्मे तक ये हथियार खत्म कर दिए गए। ये आज भी एक बड़ी गैर मामूली मिसाल है कि एक मुल्क ने खुद एटमी हथियार बनाए और फिर उन्हें खत्म करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने बाद में इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 1990 की दिहाई में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नई आजाद होने वाली रियासतें यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी इस मुआहदे पर दस्तखत किए जब उन्होंने सोवियत यूनियन से मिलने वाले एटमी हथियार छोड़ने पर इत्तफाक किया। लेकिन 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 1960 की दिहाई में मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और आज तक नहीं किए। इसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स को उनके एटमी तंसीबात की जांच का इख्तियार हासिल नहीं। इसराइल, इंडिया और पाकिस्तान ने कभी भी NPT में शमूलियत इख्तियार नहीं की, इसलिए ये ममालिक मुआहदे से बाहर रहे और इनके पास अगर यूं कहें तो एक कानूनी रास्ता मौजूद रहा जिसकी वजह से वो एटमी हथियार बना सके। 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया जो अक़वाम मुत्तहिदा की उस राय शुमारी के बाद हुआ जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम करने का फैसला किया गया था।
یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ اگلے ہی روز اس پر 5 عرب ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا جو تقسیم کے فیصلے کی مخالفت کرتے تھے۔ لڑائی 1949 میں متعدد غیر مستحکم جنگ بندی کے معاہدوں کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن شام اور عراق ٹیکنیکلی تب سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس کے کئی پڑوسی ممالک کا خیال تھا کہ اسرائیل کا قیام کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ آج بھی یہی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل ہمیشہ ایک ہائی الرٹ حالت میں رہتا ہے، اور اس نے کئی مواقع پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جنگ بھی لڑی ہے، اور اسی نے اسرائیل کو جوہری ہتھیار بنانے کی راہ تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں فرانس کی مدد سے اسرائیل نے ڈمونا میں ایک خفیہ ایٹمی مرکز قائم کرنے کا کام شروع کیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ مرکز ایٹمی توانائی کی تحقیق کے لیے ہے، لیکن کئیوں کو شبہ تھا کہ اسرائیل در حقیقت بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک مبہم پالیسی اپنائی ہے، کبھی ان کے وجود کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی انکار۔ تو سرکاری طور پر ہمیں اسرائیلی ایٹمی پروگرام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ مختلف لیکس اور ایک سابق سائنسدان موڈیخائی ونونو کی معلومات سے حاصل ہوا ہے۔ ونونو ڈمونا ری ایکٹر میں ٹیکنیشین تھے، اور 1986 میں انہوں نے ایک برطانوی اخبار کو جو معلومات فراہم کی اس سے کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ اسرائیل کے پاس بڑی ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اسرائیل میں 18 سال قید میں رکھا گیا اور وہ 2004 میں رہا ہوئے۔ Since the article was published, there is no more any secrets. All the secrets was published is in the hand of all the world. And now everybody knows it has nuclear weapons. اور اب سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، حالانکہ وہ کھل کر اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی دھمکی کا اثر تو ملتا ہے، لیکن اس پر غیر منظور شدہ ایٹمی طاقت ہونے کی پابندیاں نہیں لگتی۔ یقیناً اس کے ارد گرد کے ممالک اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے اور وہ اسے کھلی منافقت سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے علاقائی حریفوں کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے عسکری کارروائیاں کی ہیں۔ اس نے 1981 میں عراق میں مشتبہ ایٹمی تنصیب پر بمباری کی، 2007 میں شام میں، اور 2025 میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ انڈیا اور پاکستان، جنہوں نے اسرائیل کی طرح NPT پر کبھی دستخط نہیں کیے، ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ دونوں نے 1950 کی دہائی کے آخر میں ایٹمی توانائی کے پروگرام شروع کیے اور صدر آئزن ہاور کے ایٹمز فار پیس پروگرام سے فائدہ اٹھایا۔ انڈیا کے کیس میں امریکہ نے ایٹمی مواد فراہم کیا اور کینیڈا نے ایک ری ایکٹر۔ پھر 1962 میں انڈیا نے اپنے پڑوسی چین کے ساتھ ایک مختصر جنگ لڑی۔ انڈیا کے کیس میں انہوں نے چین کو اپنی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا۔ 1974 میں خفیہ طور پر پلوٹونیم افزودہ کرنے کے بعد انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ انڈیا نے یہ ان کے بقول ایک پرامن ایٹمی دھماکہ کیا۔ عملی طور پر یہ ہتھیاروں کے تجربے جیسا ہی تھا، لیکن اس وقت انڈیا نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا مقصد ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں ہے۔ انڈیا نے 3 سال قبل اپنے پڑوسی پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور اس ایٹمی دھماکے نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ پاکستان نے ظاہر ہے انڈیا کو اپنا دشمن سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اسے بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا ہوں گے۔ اس سے پاکستانی ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان کو یہ جذبہ ملا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خفیہ منصوبے اکٹھے کریں۔ وہ نیدرلینڈز میں ایک یورینیم افزودگی کے مرکز میں کام کر رہے تھے اور وہاں سے معلومات چوری کر کے پاکستان پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے اتحادی چین نے بھی 1980 کی دہائی کے آخر میں جوہری معلومات فراہم کی، لیکن چین ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ اس کی مدد صرف انرجی کے مقاصد کے لیے تھی۔ انڈیا اور پاکستان دونوں نے مئی 1998 میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انڈین حکومت نے پبلکلی ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد پاکستان نے بھی اس سے جنوبی ایشیا ایٹمی ہتھیاروں سے لیس خطہ بن گیا۔ اس کے بعد ایکیو خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق معلومات دیگر ممالک کو منتقل کی، جن میں شمالی کوریا بھی شامل تھا۔
जो 2006 में दुनिया की नवी एटमी ताकत बन गया, लेकिन उसकी एटमी तारीख कई दहाइयां पहले शुरू हो चुकी थी। So North Korea started on a path towards शुमाली कोरिया ने एटमी टेक्नोलॉजी की जानिब बहुत पहले तकरीबन 1950 की दिहाई में कदम रखा था। इनके पास शायद 1970 की दिहाई तक कोई खास हथियारों का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इसके लिए तवील अरसे तक तैयारी जारी रही और कभी कभार इन्हें सोवियत यूनियन की जानिब से पुरअमन एटमी प्रोग्राम में मदद भी मिलती रही। on the sort of peaceful side of the program. शुमाली कोरिया ने सोवियत यूनियन के बनाए हुए बुनियादी ढांचे को तरक्की दी और AQ खान की मदद से अपनी एटमी टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अगरचे शुमाली कोरिया ने इब्तिदा में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत किए थे, लेकिन 2003 में इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया, जिसकी वजह उन्होंने अमरीकी और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों को करार दिया। वो अब न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स नहीं चाहता, इसने इन्हें बाहर किया और फिर एटमी हथियारों के तजर्बे किए। शुमाली कोरिया को शायद 2006 तक एटमी धमाके करने के काबिल होने में तकरीबन 50 साल लगे। कुछ के लिए शुमाली कोरिया एक सबक आमोज मिसाल था और खदशात भी थे कि एक और मुल्क एटमी हथियार न बना ले। ईरान। क्या ईरान ऐसा कर सकता है? हाँ, मुमकिन है। इससे बड़े पैमाने पर सिफारती मसाइल पैदा होंगे। ईरान शायद शुमाली कोरिया की तरह एक खास जुमरे में आ जाए। ईरान भी एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम का हिस्सा था और उन्हें 1967 में अमेरिका से एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी मिला और एक साल बाद ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी दस्तखत कर दिए। यानी कानूनी तौर पर ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। अगरचे ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात तक रसाई दी है, अमेरिका और इसराइल ने इस पर हथियारों के प्रोग्राम को छुपाने का इल्जाम लगाया है। 2002 में अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इराक और नतंज के करीब खुफिया न्यूक्लियर तनसीबात की तस्वीर हासिल की। बाद में मालूम हुआ कि ये एक यूरेनियम अफसूदगी का प्लांट है, जिसे बड़ी हद तक AQ खान के फराहम करदा डिजाइन और मवाद पर बनाया गया था। 2009 में सैटेलाइट्स ने फोर्डो में एक और तनसीब की तस्वीर भी ली। This site deepens a growing concern that Iran is refusing to live up to those international responsibilities, including specifically revealing all nuclear-related activities. But the size and configuration of this facility is inconsistent with a peaceful program. ईरान हमेशा से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है कि उसने कभी भी एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक हमारी मालूमात हैं, ईरान ने अभी तक बम नहीं बनाया और शायद बम बनाने का फैसला भी नहीं किया, लेकिन तकनीकी एतबार से कोई वजह नहीं कि वो ऐसा न कर सके। जून 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स ने कहा कि ईरान ने NPT की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। अगले ही रोज इसराइल ने ईरान पर सिलसिलावार हमले किए और बाद में अमेरिका ने भी ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ईरान के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है, इस पर भी तशवीश पाई जाती है। मशरिक़ वुस्ता में हम एक ऐसा सिलसिलावार रद्द अमल देख सकते हैं जिसमें इसराइल के अलावा ईरान के पड़ोसी ममालिक अगर ईरान को जौहरी हथियार बनाते देखते हैं तो वो खुद भी ये सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। 55 साल पहले नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के 2 मरकजी असूल ये थे कि कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा 5 एटमी रियासतों के अलावा किसी और के पास एटमी हथियार ना आए और एटमी हथियारों की तादाद में कमी भी की जाए। इन दोनों असूलों को अब चैलेंजेस का सामना है। वाज़े तौर पर हथियारों की कमी का अज़म पूरा नहीं हुआ है। एटमी हथियार रखने वाले ममालिक कहते हैं कि उनके हथियारों की तादाद में वाज़े कमी आई है, जबकि एटमी हथियार न रखने वाले ममालिक ये कहते हैं कि ये ममालिक अपने एटमी हथियारों को जदीद बना रहे हैं और बाज़ सूरतों में इनकी तादाद में भी इजाफा कर रहे हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों के चंद हफ्ते बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉचडॉग के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर्स ईरान की NPT की जिम्मेदारियों की तस्दीक करने से महरूम हो गए। तो NPT अब भी जौहरी निज़ाम की एक अहम अलामत है और बहुत से मामलात में बेहद कामयाब रहा है, लेकिन आज के दिन ये शायद दबाव का शिकार है।